नमस्कार। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो हम बाकी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आज एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया देहरादून में आशारोड़ी के पास, जहां एक ट्रक की चपेट में बाइक आ गई और इतना दर्दनाक हादसा था कि बाइक में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। और ये दोनों युवक देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे। तो इनमें से एक युवक सहारनपुर का जबकि दूसरा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया है, उसकी तलाश की जा रही है। जिन लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवाई है उनमें एक 17 साल का जतिन है जो सहारनपुर का रहने वाला था, जबकि दूसरा 30 साल का संदीप जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। दर्दनाक हादसा हुआ है आशारोड़ी रोड पर और 2 लोगों की जान चली गई। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में टिहरी बांध की झील में एक नाबालिग बच्चा डूबा गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो चिन्याली सौड़ में जो टिहरी बांध के लिए झील बनी है उसमें एक नाबालिग बच्चा डूब गया है। फिलहाल उसका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उधर विकासनगर के देहरादून पांवटा नेशनल हाईवे पर सेलाकुई बाजार में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। यह हादसा इस कदर भीषण था कि ट्रक के जो पलटने से सड़क के किनारे पेड़ थे वो भी टूट गए और उस पेड़ को तोड़ता हुआ जो ट्रक था वो दुकान में घुस गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तो तस्वीर देखिए जरा कि कितनी तेजी में ट्रक रहा होगा जो पेड़ को तोड़ते हुए एक दुकान में जा घुसा। बस इतनी गनीमत थी कि कोई नुकसान इसमें किसी व्यक्ति का नहीं हुआ। वहीं विकासनगर चक्राता मार्ग पर बाड़वाला और यूटिलिटी कार की आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें 2 गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है और हादसे में कार सवार को चोटें आई हैं। तो देर रात ये हादसा हुआ है विकासनगर में। और अब खबरें कोरोना से जुड़ी हुई। तो जिस तरह बेतहाशा राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए फैसला हुआ था कि राज्य के वो इलाके जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं तो वहां कोविड टेस्ट लोगों के किए जाएंगे और उससे पहले किसी को अनुमति नहीं होगी। लेकिन इन आदेशों पर अमल नहीं हो पाया है। हालत ये है कि बॉर्डर पर जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही राज्य में एंट्री ले सकते हैं। बार बार जो दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, अलग अलग दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, तो यात्री भी ऊहापोह की स्थिति में है। उत्तराखंड यूपी की सीमा पर स्थित आशारोड़ी चेक पोस्ट पर हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात पहुंचे। तो देखिए जरा किस तरह से यहां आदेश का पालन हो रहा है। मसूरी जाना है, बेवर्ली कॉन्वेंट। बच्चा मेरा वहाँ पढ़ता है और इसका सामान लेने जा रहे हैं। अभी यहाँ तक क्यों रोका गया आपको? कहा है कि पास दिखाइएगा अपना, मैं पास बनवा के लाया हूँ। मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ सवारी लेके और यहाँ का तो पता नहीं था कि आगे जाके ऐसे रोक टोक होगी। और अभी यहाँ पर आ भी गए तो अपना साइट के बारे में बताया, कुछ पता है कुछ नहीं पता। अब परेशानी तो है जी, दिक्कत आ रही है। अभी ये बोल रहे हैं इस पे पास बनाओ। हम तो वहाँ से पास बना के आए थे पहले, पंजाब वाला, वो तो चल नहीं रहा जी। अब बोल रहे हैं यहाँ पर आके बनाओ, पर मेरे जैसा जो कम पढ़ा लिखा है वो कैसे बनाएगा। सरकारी मशीनरी कितनी धीमी गति से काम करती है इसका एक उदाहरण है। पहले ये निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अन्य प्रदेशों से जो भी लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में बॉर्डर पर उनको चेक किया जाए। खासकर जो हाई लोड सिटीज़ हैं, जो 31 सिटीज़ पहले से चिन्हित हैं, वहाँ से जो भी यात्री उत्तराखंड में प्रवेश करता है उसकी RT-PCR रिपोर्ट, कोविड रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। जब उसके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होगी तभी वो उत्तराखंड में एंट्री कर पाएगा। यदि कोई वहाँ से कोविड टेस्ट करा के नहीं आ रहा है तो उसका बॉर्डर पर यहाँ पर कोविड का टेस्ट किया जाएगा और जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसके बाद ही उसको एंट्री दी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि 3 दिन का समय बीत चुका है। ये आशारोड़ी का चेक पोस्ट है। आशारोड़ी यूपी और उत्तराखंड के बीच का बॉर्डर है। यहाँ पर दिल्ली, सहारनपुर तमाम सिटी से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन आशारोड़ी की इस चेक पोस्ट पर कोविड टेस्ट की अभी फिलहाल कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हाई लोड सिटीज़ से भी, चाहे वो सहारनपुर हो या फिर दिल्ली हो, वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सिर्फ स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लोग अपने गंतव्यों को रवाना हो जा रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर जो लगातार ये बात कही जा रही है कि अब बॉर्डर पर फिर से टेस्ट होंगे
प्राइवेट लैब के द्वारा। बाकायदा ये बात भी कही गई थी कि बॉर्डर पर अभी भी जो सरकारी एजेंसीज हैं वो रैपिड टेस्ट कर रही हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रही हैं उन लोगों का जो हाई लोड सिटीज़ से आ रहे हैं। लेकिन ये मौके पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न तो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और ना ही RT-PCR टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब का कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन का कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक पुलिसकर्मी के अलावा जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा रहा है। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि अचानक यहाँ पर यात्रियों को रोक दिए जाने से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 घंटे उनको यहाँ पर हो चुके हैं। बताया गया कि आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन यहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी इतनी कमज़ोर है कि लोग आधा घंटे से कोशिश कर रहे हैं पोर्टल को खोलने की, लेकिन पोर्टल खुल नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन के जो दावे थे वो हवाई साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। ये तो बात होगी राज्य के बॉर्डर की। अब राज्य के अंदर, राज्य की राजधानी में आपको लिए चलते हैं। जिस तरह से देहरादून में लगातार मामले बढ़े हैं तो व्यापारी खुद ही लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। इंदिरा मार्केट में कोरोना संक्रमित 3 व्यापारियों की मौत के बाद अब डरे हुए हैं व्यापारी। उनका कहना है कि वो अपनी दुकानें बंद करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने से कुछ नहीं होगा। सरकार को वीकेंड पर शनिवार रविवार लॉकडाउन में सहयोग करना चाहिए। किसी तरीके से इस बात को समझाया जाए कि इस समय मंदी का माहौल है, बाजार में श्राद्ध चल रहे हैं, अगला महीना मलमास का है, तो यदि सरकार इसमें हमारा समर्थन करे तो व्यापारी पूरे 2 दिन के लिए, शनिवार और रविवार के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए तैयार है। लेकिन बशर्त उसमें यह है कि वो शनिवार रविवार संपूर्ण लॉकडाउन हो, लोग सैर सपाटा करने के लिए मसूरी रोड पर, मालदेवता रोड पर ना घूमें। उधर चंपावत के तल्लादेश में एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग उसे खोजने में जुटा हुआ है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने महिला का कोरोना सैंपल लेने के बाद उसका मोबाइल नंबर जो नोट किया था वो पूरे 10 डिजिट का नहीं है। अब महिला कोरोना पॉजिटिव आई है तो उस नंबर पर जब फोन लगाया गया तो नंबर ही पूरा नहीं था। जाहिर सी बात है उसे नहीं लगना था, तो एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। और अब जो महिला का नाम ही केवल अस्पताल के पास है, अब उसके आधार पर खोजा जा रहा है। सोचिए एक नाम के कितने लोग होते हैं। तो बड़ी लापरवाही है कि नंबर वगैरह सही तरीके से नहीं लिखा गया, जिससे कोरोना पॉजिटिव महिला कहां कहां घूम रही होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। होटल में उस महिला का हमने सैंपल किया था तो वो महिला RT-PCR हुआ, वो अब उसकी रिपोर्ट आई है तो वो पॉजिटिव आई है। एक्चुअली जो महिला ने मोबाइल नंबर दिया है वो 9 अंकों का है, सही मोबाइल नंबर नहीं है। इस तरीके से उसको हमें ट्रेस करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है और मेरे वो तल्लादेश की रहने वाली। आप बता दीजिए। पापा कमलेश, एक तो बड़ी लापरवाही है कि नंबर तक सही से नहीं ढूंढा गया, तो कुछ पता चला महिला का? जी प्रीति, वाकई बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर टनकपुर जिले में 500 से ज्यादा कोविड के पेशेंट जहां पर आ रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की लापरवाही आ रही हैं, और जबकि प्रशासन और सरकार कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट होना है, जिसके वजह से ये जो लोगों में फैल रहा है उसमें रोक हो जाए। और तल्लादेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग दर्जनों गाँव का एक गाँव है तल्लादेश। अब उस महिला को ढूंढना इनके लिए, प्रशासन के लिए चुनौती तो ही है, साथ में एक बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि गाँव से दूरस्थ क्षेत्र से महिला आई है, उसने अपना नंबर नोट किया है, जिस जो भी वहां पर स्वास्थ्य महकमे का जो भी कर्मचारी रहा होगा उसकी भी एक लापरवाही की पूरे नंबर को उसने देखा नहीं है। और आज जब वो महिला पॉजिटिव आई है तब इनको लगा कि इस महिला को फोन करना चाहिए, और 9 डिजिट उनके पास है। तो इस तरीके की लापरवाही की वजह से अब वो महिला जो पॉजिटिव आई है उस कितने लोगों से मिली होगी, एक कितने चैन में वो फैली होगी, तो इस तरीके की जो चीजें आई है उसको लेकर एक कठिन चीज और सामने आई है। प्रीति, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश आपका। तो वैसे उत्तराखंड में इतनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और ये छोटी छोटी लापरवाहियां भी बड़ी भारी साबित हो सकती हैं। और राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए सचिवालय में मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक लेंगे, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में रोजगार के मामले पर रोड मैप को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये बैठक शाम 4 बजे होने वाली है। दीपांकर और जानकारी देंगे। तो दीपांकर, किस तरह की बैठक है, क्या कुछ इसमें चर्चा होनी है?
प्रीति, साल 2020-21 को सरकार ने रोजगार वर्ष के तौर पर मनाने की बात कही थी और मार्च तक मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से ये आदेश दिया था कि वो ये बताएं कि उनके यहाँ खाली पद कितने हैं। उसके बाद कोविड आ गया और कोविड की वजह से तमाम चीजें डिस्टर्ब रही और उत्तराखंड में अब कोविड को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो अब सरकार को इलेक्शन की तरफ भी बढ़ना है, तो सरकार इस बात पर जरूर समीक्षा करेगी कि क्या स्थितियां हैं विभागों में, कितने पद रिक्त पड़े हैं, कैसे उनको भरा जाए, ये सारी डिटेल अधिकारियों से ली जाएगी। वहीं स्वरोजगार को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, इस बात पर भी चर्चा होगी। जी चलिए, तो आप नजर बनाए रखिएगा दीपांकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उधर कोटद्वार में खो नदी पर झील बनाने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सिद्धबली मंदिर समिति का विरोध था, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया। सिद्धबली मंदिर खो नदी से लगी पहाड़ी पर स्थित है, तो मंदिर प्रबंधन झील बनने से मंदिर को खतरा बताते हुए इसका विरोध करता रहा है। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि खो नदी में 2 जगह झील बनाई जाएगी, जिसमें एक झील दुर्गा देवी मंदिर के पास, जबकि दूसरी झील सिद्धबली मंदिर के थोड़ी दूरी पर बनेगी। तो झील के निर्माण के दौरान सभी मानकों का ख्याल रखा जाएगा, जिससे मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे। नदी पर हमने 2 झीलें, एक सिद्धबली मंदिर से ऊपर और दूसरा दुर्गा देवी मंदिर से ऊपर, 2 झीलें लघु सिंचाई विभाग ने एक को 5.5 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट है और एक का लगभग 7.5 लगभग 7.25 करोड़ का एस्टिमेट है। दोनों को प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद कैंपा के माध्यम से दोनों योजनाओं को स्वीकृति की हरी झंडी दे दी गई है। देहरादून और नैनीताल के जिन इलाकों में सीवर लाइन और पीने के पानी की समस्या थी, जल्द ही उन इलाकों में अब काम शुरू होगा। तो एडीबी अब काम शुरू कराने जा रहा है, जिसके लिए 17 सितंबर को शासन में अधिकारियों के साथ बैठक है। तो लंबे समय से एडीबी के काम बंद हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कत हो रही थी। अब फर्स्ट फेज में एडीबी ने देहरादून के मोथरोवाला और रायपुर के साथ ही नैनीताल में सीवर और पानी की लाइन को लेकर प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज में संभावित है, वो देहरादून में एक मोथरोवाला में और रायवाला की तरफ, रायपुर की तरफ भी ये संभावित है और नैनीताल में प्रोजेक्ट है। और अभी इस संबंध में हम लोग काफ़ी एडवांस स्टेज पर हैं। 17 तारीख को माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी की बैठक होनी है और उसमें इसका अप्रेजल होने की पूरी संभावना है। इस बार बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई, तो वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां मानसून में कम बारिश हुई है और इसका असर सीधे सीधे नैनी झील में देखने को मिल रहा है। सितंबर महीने में अब तक झील लबालब नहीं हो सकी है, जबकि इस महीने में पानी का जो स्तर है वो 12 फीट तक रखा जाना था। फिर भी सिंचाई विभाग को उम्मीद है कि बारिश अभी होगी आगे, जिससे जो कमी है पानी में उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो देखिए, एक ही तरीका है कि वी हैव टू गो फॉर द राशनिंग। विदाउट राशनिंग नथिंग विल हैपन। राशनिंग तो आपको बहुत ज़रूरी है, वाटर राशनिंग। और आपको नैनीताल के टूरिज्म के हिसाब से और यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से आपने पिछले 2 सालों में देखा होगा, 2018 से जब से राशनिंग चली ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। स्वागत है ब्रेक के बाद। देहरादून का दिल है ऐतिहासिक घंटाघर और अब इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन इसके सौंदर्यीकरण को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। देहरादून के प्रसिद्ध घंटाघर पर चल रहे सौंदर्यीकरण पर अब सवाल उठने लगे हैं। हेरिटेज घंटाघर की तलहटी पर टॉयलेट टाइल्स को लगाया जा रहा है, जिस पर अब विशेषज्ञ सवाल उठाने लगे हैं। देहरादून का घंटाघर साल 1952 में बनकर तैयार हुआ था। ये देश का एकमात्र ऐसा घंटाघर है जिसमें 6 घड़ियां लगी है। कहा जाता है एक समय में इसके घंटे की आवाज पूरे देहरादून में गूंजा करती थी। घंटाघर के सौंदर्यीकरण पर ONGC ने 1.5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन अब इसके सौंदर्यीकरण पर सवाल उठने लगे हैं। घर पे जो काम हो रहा है, इसको बार बार नगर निगम ये बोल रहा है कि ये सौंदर्यीकरण है। तो कोई भी धरोहर का सौंदर्यीकरण नहीं किया जाता, उसका संरक्षण किया जाता है। वही विशेषज्ञों के सुझाव पर अब नगर निगम भी सवाल उठा रहा है कि यदि सुझाव देना ही था तो काम शुरू होने से पहले देना था। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उस समय जो हमारे इस प्रकार के जो सोशल वर्कर होते हैं, NGOs होते हैं, उस समय तो कोई कमेंट करते नहीं हैं। और जब पानी पूरा बह जाता है और बिल्कुल फाइनल स्टेज पे काम आता है, तब उनकी कलम उठती है। तो इट इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर उनको सुझाव देना हो तो इस समय पे देना चाहिए। घंटाघर के सौंदर्यीकरण का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सौंदर्यीकरण पर सवाल उठाए गए तो विशेषज्ञों की सुझाव की टाइमिंग को लेकर नगर निगम ने सवाल खड़े कर दिए और गेंद उन्हीं के पाले में डाल दी है।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और अब रुख करेंगे चंपावत का और वहां के बाल विकास विभाग के कर्मचारियों का। तो काफी जिम्मेदारी है इन लोगों पर और खासतौर पर कोरोना काल में, लेकिन कई महत्वपूर्ण अभियानों से जुड़े हुए इन लोगों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद अब इन्हें कामकाज छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग से नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में काम कैसे करें। हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, चाहे हम बात करें पोषण मिशन की, चाहे हम महिला के शोषण के खिलाफ लड़ने वाले वन स्टॉप सेंटर की बात करें, या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सारी के सारी ऐसे अहम बिंदु हैं जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। लेकिन आज हम लोगों को बहुत ही दुख का सामना करना पड़ रहा है कि हम लोगों के पास अपना ही घर चलाने के लिए वेतन नहीं है। रुद्रप्रयाग विकास भवन कार्यालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वजल में कार्यरत संविदा कर्मियों का भी पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। पहले से ही कोरोना महामारी के चलते बहुत सारी परेशानियां हैं और अब तनख्वाह नहीं मिलने से ये लोग ज्यादा परेशान हैं। अभी तक सैलरी नहीं मिली, 6 महीने पूरे हो गए, 7वां प्रवेश चल रहा है और इतनी परेशानी हो गई कि मेरे 2 बच्चे BSc में पढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा में शक्ति सदन में विश्वेश्वरैया की जयंती मनाई गई। भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को इंजीनियरिंग के सफल कार्य को लेकर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कोरोना संक्रमण की वजह से सभी विभागों के इंजीनियर ने अपने अपने खंडों में ही जयंती मनाई। हमारे जो शक्ति इंजीनियर्स का एक प्रेरणा का स्रोत रहा है हमारा शक्ति सदन, इसलिए हम कुछ ही लोग इस इंजीनियर्स डे को आज हम शक्ति सदन में बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पौड़ी के पैडुल गांव के ग्रामीण धान क्राफ्ट कटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद जिलाधिकारी ने खेतों में पहुंचकर इसका जायजा लिया है। तो और इस दौरान किस तरह से किसानों को मदद मिल रही है, तो ये सब चीज़ें आंकी गई। जिले की 85 ऐसी ग्राम सभा हैं जहां फसलों की कटाई के लिए क्राफ्ट कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है। कृषि विभाग में जो साल भर में वो बीज देते थे या 6 महीने के अंतराल में जितना बीज देते थे, वो 3 महीने में 1.5 गुना ज़्यादा उन्होंने बीज लोगों को बांटा है। तो इससे ऑब्वियस है कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन्होंने खेती की है और उद्यानिकरण का काम किया है। एनडीए और नेवल एकेडमी एग्जाम में देहरादून के तन्मय शर्मा ने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया 11वीं रैंक पाकर राज्य का नाम रोशन किया है। RMIC से इसी साल तन्मय ने 12वीं की परीक्षा पास की है। उनके पिता बैंक में अधिकारी हैं। तो पिछले साल नवंबर में जो एनडीए के एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट कोविड की वजह से 6 महीने देरी से जारी हुआ है। तो फिलहाल अब तन्मय को जब ये सफलता मिली है तो तन्मय के साथ साथ उनका पूरा परिवार खुश है। बचपन से ही मेरे हीरो मेरे परदादू जी वीर शहीद केसरी चंद्र है। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए 24 साल की उम्र में अपने प्राण न्यौछावर करे थे देश के लिए। तब इनको फांसी हुई थी 3 मई 1945 में और इनसे ही मैंने इंस्पिरेशन लेके RMC का एंट्रेंस दिया था ताकि मैं